उर्मिला और आप देख रहे हैं टाउन पोस्ट पॉडकास्ट मास्टरमाइंड्स। यहाँ हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपने काम से सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला रहे हैं। तो आज हमारे साथ है श्री अरविंद कुमार तिवारी, जो पूर्वी सिंहभूम पोटका स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं। हाल ही में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई की प्रतिष्ठित उमंग फेलोशिप सफलतापूर्वक पूरी की है, जिसका उद्देश्य बच्चों को केवल पढ़ाना ही नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना और कॉन्फिडेंट बनाना भी है। अरविंद जी का मानना है कि एक अच्छा टीचर केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देता बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है, और शायद इनकी इसी सोच के कारण इनका स्कूल एक नई पहचान के साथ जी रहा है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपने टीचिंग करियर को ही क्यों चुना? आज के नौजवान कॉर्पोरेट जॉब्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपने टीचिंग को ही अपना मिशन क्यों बनाया? धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि जिस समय मैं तैयारी कर रहा था, ग्रेजुएशन में था, तो उस समय मैं एक पुस्तकालय आंदोलन से भी जुड़ गया था और रक्तदान सामाजिक कार्यों में रुचि लेता था और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता था। तो उसी दौरान शिक्षक परीक्षा आयोजित हुई थी और उसमें मैं सफल हो गया था। तो एक पहला अवसर भी था और दूसरा कि मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूं, काम कर सकूं उनके लिए। तो मुझे लगता है कि शिक्षक का पेशा ऐसा है जिसमें आप लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, आप भविष्य निर्माण कर सकते हैं, इसलिए मैंने शिक्षक का तो पेशा आपने समाज सेवा से ही एक शिक्षक बनने तक का सफर पूरा किया। जी। आपने बताया कि आप टीआईएसएस की उमंग फेलोशिप में भी थे, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा रहा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं समाज सेवा से शुरुआत में ही जुड़ा था और टीआईएसएस एक ऐसा नाम है जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो समाज सेवा के क्षेत्र में कैरियर कई कोर्स चलाती है। तो एक सपना था कि उस संस्थान से कभी प्रशिक्षण प्राप्त करूं, शिक्षण प्राप्त करूं, लेकिन वो मौका नहीं था, इसलिए कि मैं टीचिंग कैरियर में आ गया था। लेकिन इस बीच पता चला कि टीआईएसएस एक शिक्षकों के लिए स्पेशल कोर्स करती है जो बच्चों में भावनात्मक विकास के लिए कैसे काम करना है उसके बारे में शिक्षकों को करती है। तो उमंग फेलोशिप जब मुझे पता चला कि निकला हुआ है तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था और सौभाग्य से मैं उसमें चुना गया और मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद आपके टीचिंग करियर में क्या चेंजेस आए? चूँकि समाज से जुड़ाव था तो ऐसे भी एक भावनात्मक जो लगाव होता है बच्चों के प्रति, वो और गहरा उसको समझने में उसके कई टूल्स वहाँ सिखाए गए, जिससे मुझे और गहराई से समझने का मौका मिला और मैं उन टूल्स का उपयोग करके अपने बच्चों के प्रति कोशिश करता हूँ कि उनको कैसे और बेहतर शिक्षा दी जा सके। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग आजकल के पेरेंट्स के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है, तो उसे आसान शब्दों में आप कैसे समझाएंगे? देखिए, एक शिक्षक हमेशा भावना से ही बच्चों को शिक्षा देता है, उसको उसके लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप भी यदि कोई भी आप शिक्षक बनते हैं, तो बच्चों से जब लगाव होता है आपका, तभी आप उसको शिक्षा दे पाते हैं। सिर्फ आप उनसे दूरी बना के आप उसको शिक्षित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब आप उसकी समस्या को नहीं समझेंगे। अब ये एक टूल्स के रूप में और इसमें कई शोध हुए हैं जिस टूल्स के जरिए एक एडुकेटर अपने आप को प्रशिक्षित करता है, तो ज़्यादा आसानी होती है बच्चों को समझने में और उनको उसके अनुसार ट्रीट करने में। तो कई टूल्स इस पूरे जो प्रशिक्षण हुआ, इसमें हमको उस टूल्स को जानने में सहायता मिली और मैं अब बेहतर तरीके से बच्चों को अपने समझ सकता हूँ और उनके लिए कुछ समाधान ढूंढ सकता हूँ। आजकल के बच्चों में एंजाइटी, स्ट्रेस, लोनलीनेस ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो पेरेंट्स और स्कूल इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, मैं जिस ये में काम करता हूँ, जिस क्षेत्र में, तो वहाँ के बच्चों के लिए ये प्राथमिकता नहीं है कि क्या स्ट्रेस है, उनके लिए तो भूख स्ट्रेस है। तो उनकी तुलना और हम शहर के जो बच्चों की तुलना करते हैं, दोनों में फ़र्क है और मैं चूँकि दोनों जगह काम करता हूँ, तो मैं उसके अनुसार ही एडजस्ट करता हूँ कि मैं जब अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ काम करता हूँ, तो उनके साथ अलग समस्या है। तो उनके साथ है कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है,
तो उनके पास उस रिसोर्सेस को कैसे हम पहुंचाएं ताकि वो बाकी बच्चों के साथ compete कर सकें। वहीं हम जब शहरी बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो वहाँ पे सही में स्ट्रेस है, उनको उनको स्ट्रेस है कंपटीशन में आगे बढ़ने का, नंबर लाने का, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का। तो ऐसे में दोनों जगह अलग-अलग चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों को के समाधान के लिए वैसे ही प्रयास करना होगा। तो अब तो शिक्षा व्यवस्था में ऐसे प्रयास करना है कि सिर्फ अंकों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि पूरे व्यक्तित्व का कैसे विकास हो, इस पे काम करना है। तो शहरी क्षेत्रों में मैं जैसे पुस्तकालय के ज़रिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र मिले, इस पे काम कर रहा हूँ। आपने कहा अंकों के पीछे नहीं भागना, लेकिन आजकल के पेरेंट्स ज़्यादातर अंकों को ध्यान देते हैं, जी, तो जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि करियर तो सही है कि आपको करियर एक अच्छा ढूँढना पड़ेगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। तो ये स्वाभाविक है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, करियर बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन उस करियर को चुनते हुए आप अपने बच्चों को इस तरह से मशीन ना बनाएँ कि सिर्फ़ वो अंकों के पीछे भागे, बल्कि वो समाज को भी समझे, अपने परिवार को भी समझे और उसके अनुसार अपना निर्णय लें। तो आपने बताया कि आप ग्रामीण छात्रों को और स्कूल या शहर के छात्रों को भी दोनों को हैंडल कर चुके हैं। तो आपको एक कॉमन इश्यू क्या देखने को मिला दोनों में? देखिए, दोनों जगह करियर चाहते हैं लोग कि अच्छा करियर मिले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनके पास वो एक्सपोज़र नहीं है कि क्या-क्या नौकरियाँ उनके लिए हैं। तो वो उतना पढ़ाई को सीरियसनेस नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए उनको किसी तरह से है कि कुछ इनकम आना चाहिए। और जहाँ तक कि शहर के बच्चे हैं, तो उनको है कि कुछ सरकारी नौकरियाँ हैं या फिर डॉक्टर, इंजीनियर ये आकर्षित करते हैं पद। तो इसलिए वो उसके प्रति आकृष्ट होते हैं और जो ग्रामीण बच्चे हैं, वो उनको है कि किसी तरह से हमको अच्छा रोज़गार चाहिए। तो दोनों में फ़र्क है, मतलब अप्रोच को लेके उसी के अनुसार फिर उनको मार्गदर्शन देना पड़ता है। सर, हम जब दूसरे शहरों में जाते हैं, हालाँकि झारखंड में ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनमें आपको क्या देखने को मिलता है? कौन से ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं? और वो जब स्कूल शहरों के स्कूल में जाके घुलते-मिलते हैं, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं? सही कहा आपने कि हमारा जो झारखंड राज्य है, वो आदिवासी बहुल है और ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो काफ़ी अविकसित हैं। तो ऐसा होता है कि जो हमारे ग्रामीण बच्चे हैं, सबसे पहली समस्या तो कम्युनिकेशन की है। वो जो भाषा में पढ़ रहे हैं और जो भाषा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है या और नौकरियों में चाहत होती है, जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके कारण वो पिछड़ जाते हैं या फिर मान लीजिए मैट्रिक तक वो अच्छा प्रदर्शन करें भी, फिर आगे अचानक वो यदि साइंस लेते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजी के कारण वो उतना समझ नहीं पाते हैं, तो वो उनका ड्रॉप आउट्स होता है। तो ज़्यादातर ग्रामीण बच्चे मैट्रिक के बाद ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए हम लोगों को जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये जो भाषा की समस्या है इसको साधना होगा। खास करके अभी झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में तो इस समस्या को दूर किया है, जो लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, उसको लागू किया है। लेकिन सरकारी नौकरियां तो बहुत सीमित हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट नौकरी हैं उनमें समस्या कम्युनिकेशन की आती है। तो हम लोगों को खास करके सरकारी विद्यालयों को कम्युनिकेशन पर काम करना होगा कि कैसे हमारे बच्चे जब प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं या फिर रियल वर्ल्ड में जाकर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वहाँ उस कम्युनिकेशन को कैसे उस बाधा को कैसे दूर करें। सर, आपने कम्युनिकेशन की बात की, तो अभी के जनरेशन में कम्युनिकेशन सारे गैजेट से हो रहा है, फ़ोन से हो रहा है, टीवी से हो रहा है। आज मैं भी यहाँ फ़ोन लेकर बैठी हूँ, तो इस सब से आप बच्चों को कैसे परिचित करा सकते हैं? देखिए, इसमें परिचित कराने की ज़रूरत नहीं है, गाँव-गाँव में मोबाइल बच्चों के हाथ में आ गया है। तो एक सोशल मीडिया के क्षेत्र में झारखंड के लोग पीछे नहीं है, झारखंड के बच्चे पीछे नहीं हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में उनका प्रेज़ेंस काफ़ी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब वो संवाद किसी भी ये में जब
ऊंचे नौकरियों में जाने की बात करते हैं, तो उनके पास एक भाषा बहुत बड़ा बाधक है। वो अंग्रेजी को हम लोग उस तरह से पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए हैं, तो उसमें उनको बाधा पहुंचती है। यदि हम ढंग से शुरुआत से इस अंग्रेजी की अनिवार्यता को समझें और उस तरह से अपने बच्चों को शिक्षित करें, तो जो रियल वर्ल्ड में जब वो बाहर जाएंगे, झारखंड से बाहर जाएंगे, तो उनको प्रतियोगिता को फेस करने में दिक्कत नहीं होगी। तो वैसी भी तैयारी हम लोग को करनी चाहिए। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया में ज़्यादा घुल जा रहे हैं और इससे कंसंट्रेशन जैसा कंसंट्रेशन की कमी आ रही है बच्चों में, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया, मोबाइल हमारे लिए वरदान भी है और शाप भी है। कुछ हद तक जो जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे शिक्षक नहीं पहुंच पाए हैं, वहाँ पर वो वरदान के रूप में है कि आप उसके जरिए पढ़ सकते हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं। लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो हम लोगों को वो बारीक जो ये है अंतर, उसमें बच्चों पर कंट्रोल करना, और इसमें अभिभावकों का रोल काफ़ी है। और दुर्भाग्यवश जो हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति काफ़ी खराब है, जिसके कारण अभिभावक बच्चों को सही से मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि बच्चे को मार्गदर्शन यदि सही ढंग से हो, तो मोबाइल का सही उपयोग कर सकेंगे। लेकिन साथ साथ में हम लोगों को पुस्तकों की संस्कृति, जो पढ़ने की संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। ये समझना जरूरी है कि सब काम एआई नहीं करेगा। हमारा क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ना चाहिए, और वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो तभी बढ़ेगा जब हमारे समाज में पढ़ने की संस्कृति हो। और ये पढ़ने की संस्कृति कौन करेगा? ये पढ़ने की संस्कृति शिक्षक के साथ साथ अभिभावकों की जिम्मेदारी है, गांव की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा माहौल करें कि हम लोग उस पढ़ाई की संस्कृति को आप अपने आसपास में कर सके। मैंने अपने स्कूल में विद्यालय में एक शुरुआत की है पढ़ने की संस्कृति की, कि घंटी बजते साथ जो पहला 20 मिनट या आधा घंटा का समय होता है, उसमें रसोईया से लेके सब लोग पढ़ना है, आपको किताब ही पढ़ना है, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, सब काम। उसी तरह से हम अपने घर में कर सकते हैं कि एक समय निर्धारित कर सकते हैं जहाँ पे अभिभावक भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो 70 साल के हों या फिर 10 साल का बच्चा हो, वो भी पढ़ रहा हो। तो एक फिक्स टाइम में जब देखेगा बच्चा कि मेरे माँ पिताजी, मेरे दादा दादी भी किताबों को महत्व दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो घर में एक माहौल स्थापित होगा। तो मैंने उस पढ़ने की संस्कृति के विकास के लिए मैंने एक पहल की है। टांगराइन गांव में, टांगराइन जहाँ मेरा स्कूल है, वहाँ पर स्कूल में इसे लागू किया है, और गांव में चौपाल में भी जाकर बच्चों के साथ बैठ के पढ़ता हूँ। तो ये एक शुरुआत है, संकेत है कि हम जो उम्र दराज लोग हैं, वो लोग भी बच्चे को एक माहौल दें कि उनमें पढ़ने की प्रवृत्ति पैदा हो। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया और इसका इम्पैक्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है? आइडिया यही से आया कि जब मोबाइल लोगों में काफ़ी ये आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मोबाइल, एआई, ये जो है हमें एक सहायता तो काफ़ी करती है, हमारे सोचने की क्षमता को 10 गुना बढ़ा देती है, लेकिन साथ साथ ये हमारे एक ही धारा में सोचती है। तो हमारे यहाँ में वो क्रिटिकल थिंकिंग कम होते जा रही है। तो उसको बढ़ाने के लिए मुझे लगा कि सबसे अच्छा साधन पुस्तक है, और ये जब पढ़ने की आदत हम लोगों में, बच्चों में डालेंगे, तभी जाकर स्थिति सुधरेगी। सर, आपने बताया आपकी पहली घंटी पढ़ाई से शुरू होती है, जिसमें आप बच्चों के साथ मिलकर, ग्रामीणों के साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। तो हमारे व्यूअर से शेयर कीजिए कि आपके दिल के करीब कौन सी एक कहानी है उनके साथ जुड़ी हुई? देखिए, मैं एक नहीं 3-4 कहानियाँ बताऊंगा। जो सबसे पहले कहानी है कि जब मैं स्कूल ज्वाइन किया, तो कुछ दिन बीते थे, और एक बच्चा था, बबलू नाम था, बबलू मुंडा। तो उस दिन बाद वो दिखा नहीं, तो मैं पूछते रहता था, तो नानी के साथ आता था अपना। तो पता चला कि वो नहीं है। कहाँ चले गया? तो दिल्ली चले गया। तो मुझे अफ़सोस हुआ कि मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाया कि क्यों चले गया दिल्ली।
बाद में एक दिन वो मिला 6-7 महीने के बाद, जब स्कूल के पास से, तो पता चला कि वो दिल्ली में होटल में वो चाय के बर्तन मांजता है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे लगा कि नहीं, हमको हर बच्चे से बातचीत करनी चाहिए और उनके बारे में जानना चाहिए। मैं क्यों नहीं इसको रोक पाया? यदि मैं समय पे रहते इसको दिल्ली से जाने से रोकता तो शायद ये बच्चा स्कूल में पढ़ पाता। ये पहली ये है। एक घटना और जिक्र करना चाहूँगा कि अंधविश्वास कितना है और गरीबी कितनी है। एक ठाकुर मुर्मू करके बच्चा था और उस समय मैं जनता विद्यालय छोटा गोविंदपुर में पदस्थापित था। तो वो बच्चा 2-4 दिन से नहीं आ रहा था। तो मैंने पता किया, जब वो 2-3 दिन अब्सेंट के बाद आया घर में, स्कूल में आया, तो मैंने पूछा कि कहाँ गया था? तो बोला कि वो पूजा करने के लिए गया था। तो कहाँ? तो सरजामदा जगह है वहीं पे, हाँ। तो वहाँ माँ लेके गई थी। तो बोले हम कि क्या चीज़ के लिए? तो झाड़ फूँक करवाया। तो क्यों झाड़ फूँक करवाया? तो मेरा पैर ना वो टूट गया है, तो वो लगड़ के चल रहा था बहुत दिन से। मैं उसको सोच रहा था कि वो सही में पैर से उसका खराब है, इसलिए वो लगड़ता है। लेकिन बाद में जब उसकी माँ से बात किया तो पता चला कि अपने आप उसका हड्डी टूट जाता है और धीरे धीरे वो पैर में एकदम नाकाम हो गया है। तो अपने आप हड्डी टूट जाना, ये तो मेरे लिए बड़ा ये था। तो मैंने कहा तो झाड़ फूक से तो ये जाएगा नहीं। नहीं नहीं, आप नहीं जानते हैं, इसका पिताजी भी मर गया वैसे ही, इसका चाचा लोग बहुत बदमाश है, वही लोग ये लोग इसके ऊपर ये करता है, इसलिए इसका ये हाल है। मतलब ये मेरा उसके पिताजी को भी खा गया वो लोग, अब इसको मेरा बेटा को भी खा जाएगा वो लोग, तो इसीलिए हम झाड़ फूक कराने जाते हैं। तो हम बोले नहीं, आप एक काम कीजिए, चलिए मेरे साथ। और मैं उसको लेके अपनी गाड़ी में बैठा के उसकी माँ को और उस बच्चे को एमजीएम अस्पताल ले गया और वहाँ भर्ती कराया। डॉक्टर से बात किया तो पता चला कि उसको बोन टीबी, और बोन टीबी के चलते उसका ये हाल हो रहा था। बाद में वो 1 महीना तक वहाँ रहा एमजीएम अस्पताल में और वो ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो उस बच्चे की जान बच गई। तो ये तो वहाँ रहा। अभी मैं अपने जहाँ पर हूँ वहाँ पे प्रिमिटिव टाइप्स के बच्चे रहते हैं और सबर जनजाति में अभी भी मतलब पूरे टांगराइन स्कूल में एक लड़की जिसको हम लोगों ने बाल विवाह से बचाया था, वो लड़की अभी स्नातक की कक्षा कर रही है जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज से। उसके अलावा किसी ने मैट्रिक पास नहीं किया। ये लड़के ने तो एक भी नहीं, सिर्फ उसी लड़की ने, एक मिलन सबर नाम है, वो लड़की हमारे साथ रहती है और वीमेंस कॉलेज के हॉस्टल में रहती है, और उस एकमात्र वही मैट्रिक पास किया है। तो आप समझिए कि शिक्षा का क्या वहाँ प्रतिशत है। तो वहाँ एक लड़का है मोहन सबर और डॉक्टर सबर और 3-4 सबर हैं। मैं ये विफलता के रूप में बता रहा हूँ, मेरे पास सफलता की एक भी स्टोरी नहीं है। मैंने प्रयास किए हैं लेकिन सफलता की एक स्टोरी भी नहीं है मेरे पास, विफलताओं की लेकिन बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो मोहन सबर के माँ पिताजी नहीं है, उसके माँ भी का भी डेथ हो गया, पिताजी का भी डेथ हो गया। तो उसके प्रति मेरा लगाव था कि मैं इसको कम से कम अच्छा बनाऊंगा, और मैंने उसके स्कूल में उसके सबर कॉलोनी जाता, गाड़ी में बैठाता उसको, फिर सबसे पहले उसको जलेबी आलू चौप वगैरह खिलाता, फिर अपने स्कूल में लेके आता। तो घुल मिल गया हमसे और काफ़ी बच्चे में घुल मिल गए मेरे से। तो वो लोग जाने से ही मेरे साथ बैठ के आते थे, स्कूल में पढ़ते थे, फिर चले जाते थे। तो मुझे लगा कि जब मैं नहीं आता हूँ तो फिर वो स्कूल नहीं आते हैं, तो ये तो अस्थायी व्यवस्था नहीं हुई, तो हमको इसको आवासीय विद्यालय में नाम लिखा देना चाहिए। तो बहुत प्रयास किए, तो आवासीय विद्यालय में नहीं हुआ। तो मुझे फिर अंदर से मुझे हुई कि केवल आवासीय विद्यालय सरकारी में शायद व्यवस्था अच्छा नहीं हो, तो इसको प्राइवेट में कराते हैं, और मैंने उसका प्राइवेट में नाम लिखाया। और 3 दिन बीते होंगे और जिस स्कूल में मैंने भर्ती कराया था वो लगभग उस गांव से 50 या 55 किलोमीटर दूर होगा। दूसरे दिन पता चला कि वो लोग भाग गए हैं, मोहन सबर और एक डॉक्टर सबर है, वो लोग भाग गए हैं। और पूरे रात मैं खोजते रहा, दिन भर करते रहा। दूसरे दिन पता चला कि वो लोग गाँव पहुँच गए हैं, तो वो लोगों ने रेलवे लाइन पकड़ के किसी तरह से आ गए थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर क्या बात है। जब एक उस समय भूख इन लोग के पास समस्या थी, जब वो भूख हॉस्टल में दूर हुआ तो फिर क्यों भाग रहे हैं। लेकिन वो जो जगह है उसके साथ वो मतलब सामंजस्य नहीं बैठा पाए, और मेरा वो जो प्रयोग था, 4 बच्चों को मैंने वहाँ भर्ती कराया था, वो विफल हो गया। फिर मैंने कई प्रयास किए उनको लाने का, तो आवासीय प्रयास भी विफल हो गया और ये।
इसका एक महत्वपूर्ण माने सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि उनके अभिभावक जो हैं, जो भी गांव के ये हैं, वो अभी उतने शिक्षित नहीं हैं और शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन हम लोग जो एक एजुकेटर के रूप में और गांव वाले भी प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास काफ़ी नहीं है और उसके चलते ये विफलता लग रही है। तो ऐसे कई लोग हैं, जैसे एक पूरी सबर लड़की है वहीं पर, वो एक घर में काम करती है। तो पहले तो हम लोग सर्वे करते थे कि कौन बच्चा स्कूल से बाहर है, तो उस लड़की के बारे में हमको पता नहीं चलता था क्योंकि वो छिपा दिया जाता था, मतलब उसको पता ही नहीं चलने दिया जाता था हम लोग को कि कोई एक लड़की है जो स्कूल में अनामांकित है। तो एक दिन मेरे स्कूल की एक लड़की वो देखती थी मुझे कि हम वैसे बच्चों को ढूंढने निकलते हैं और लेके आते हैं, तो एक दिन वो आके बोली कि सर वो पूरी को हम लोग भी स्कूल में ला सकते हैं। तो मुझे आश्चर्य लगा, कौन पूरी? तो सर वहाँ पे काम करती है, एक शराब बेचते हैं लोग उनके यहाँ, तो आप उसको क्यों नहीं लेके आते हैं? तो मुझे लगा कौन है, हमको तो आज तक कोई बताया नहीं। सर वो आप जब जाते हैं ना तो उसको वो लोग जंगल में भेज देता है। तो हम बोले अच्छा ठीक है, इस बार हम उसको लाएंगे। तो उसको फिर डांट डपट के उसके जिसके घर में रहती थी उसको मैंने थोड़ा डांटा, जेल भेज देंगे, कर देंगे करके धमका के उस बच्ची को लाने का, लेकिन वो बच्ची आने के लिए तैयार नहीं हुई। मतलब चूंकि उसका माइंडसेट ऐसा हो गया, क्योंकि उसके पिताजी जो है उनकी मृत्यु हो गई है और माँ किसी और के साथ चले गई है कहीं और जगह, अन्यत्र शादी कर ली है। तो बच्ची अकेले है और बच्ची 10-12 साल की है और जो घर है उसके लिए वो मुफ्त में नौकरानी का काम करने वाली है, तो इसलिए वो लोग भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। गांव वाले वो जो डायनामिक्स है उसमें किसी के विरुद्ध में कोई नहीं जाता है। तो एक शिक्षक के रूप में आप कितना कर सकते हैं? फिर भी मैंने प्रयास किया, बार बार कोशिश की मुखिया से, सबसे। तो सब लोग मेरे बात को समर्थन करते थे कि बच्ची को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन कोई मदद नहीं करता था। और मुझे भी लगा कि मैं कितने दिन उसके घर जा जा के उसके लेके आऊँगा। तो उसको मैंने अपने ज़िले के अधिकारियों से बातचीत करके कस्तूरबा जो बालिका विद्यालय है उसमें एडमिशन करा दिया। लेकिन अब समस्या उत्पन्न हो गई कि उसको लेके कैसे जाया जाए। जब उसको लेने जाते हैं तो वो जंगल भाग जाती, फिर मैं रसोइयों को लेके जाता था तब वो जंगल भाग जा रही है। तब और मेरे अंदर में वो, मैं जब वो नहीं कर पा रहा था उसको लाके, तो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा था। अंततः एक दिन इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि मैं अमूमन नहीं करता बच्चों को लाने के लिए कि किसी पुलिस की मदद लूं, लेकिन मैं गया, थाना प्रभारी, कोवाली थाना प्रभारी थे, उनसे बात की और उनसे बताया कि हमको बस इतना सपोर्ट कीजिए कि उस बच्ची को वहाँ से कस्तूरबा तक पहुँचाना है हमको। तो उन्होंने समझा मामले को और एक अपने खुद आए और साथ में एक लेडीज कांस्टेबल को लेके, और उसको हम लोग बच्ची को लेके पहुंचा दिए स्कूल में। दुर्भाग्यवश एक सप्ताह बाद फिर छुट्टी पड़ गई और हमको उस बच्ची को वहाँ लाना पड़ा, और फिर उसके बाद 1 साल हो गया, अभी तक वो बच्ची स्कूल नहीं गई। तो प्रयास हर संभव किया जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे हम लोग विवश हो जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो समाज में अभी भी शिक्षा व्यवस्था जो है सब प्रयास कर रहे हैं, एनजीओ प्रयास कर रहा है, सरकार प्रयास कर रही है, हम जैसे टीचर्स प्रयास कर रहे हैं, पर शिक्षा व्यवस्था में इतनी असमानता है कि हम अभी भी जो सही में जिनको शिक्षा की जरूरत है उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये मलाल है और कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी खास करके प्रिमिटिव ट्राइब्स के बच्चे अभी भी स्कूल से दूर हैं। आंकड़ों में भले लोग दिखा दें कि नामांकित हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन सही मायने में ग्राउंड में स्थिति है कि प्रिमिटिव ट्राइब्स के बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे। लेकिन सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए आप ही हैं। आप भी एक एजुकेशनलिस्ट हैं और वही देश की तरफ अगर देखें तो सोनम वांगचुक भी एक एजुकेशनलिस्ट है। आप छोटे पैमाने पे हैं, वो बड़े पैमाने पर हैं। और अभी जो सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, उस पर आपकी क्या राय है? छोटे हों बड़े हों, सबका रोल अलग अलग होता है। कौन सही है कौन गलत है ये तो इतिहास निर्धारित करेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में सबकी आवाज़ होती है, सबका अपना अपना अपनी अपनी भूमिका होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
और ये एक जिंदा लोकतंत्र की निशानी है कि हम किसी को पक्ष में किसी के कहें और किसी के विपक्ष में कहें। तो सही है या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन जिंदा लोकतंत्र है, यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है कि आंदोलनों का इतिहास रहा है, आंदोलनों से हमारा देश बना है और आगे भी होते रहेगा। ये कोई अंतिम, ये पहली भी नहीं है और ये अंतिम भी नहीं है। वो हमारे शिक्षा को बदलने के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा को अभी बदलने की जरूरत है? देखिए, टुकड़ों में जो अभी उनका आंदोलन चल रहा है वो टुकड़ों में हो रहा है, और मेरा मानना है कि जब भी हम बात करें परिवर्तन की, तो जब तक हम एक समान शिक्षा नहीं लागू करेंगे, मेरे व्यक्तिगत राय है, ये समस्याएं बनी रहेंगी। और शिक्षा व्यवस्था को भारत में समग्र रूप से देखना पड़ेगा। एक समान शिक्षा व्यवस्था हम जब बनाएंगे, तभी जाकर यह संभव है कि हम समस्याओं की जड़ तक पहुंचेंगे। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, आपने जैसे कहा कि अभी तक आप सफल नहीं हो पाए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश करके ही आपने अभी तक जितना पाया है उसमें ही आपकी सफलता नजर आ रही है। वैसे मेरे दर्शकों के लिए जैसे हमारे पास राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन है, वैसे ही हमारे लिए राइट टू एजुकेशन भी होना चाहिए। एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं है, ये सबकी राइट है और इसे हम सब में बांटना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। सर, वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। थैंक यू। मैं हूँ उर्मिला भुविच और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए फॉलो करें टाउन पोस्ट। नमस्कार।